Hello, good morning students. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन से जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी को लेकर के है जिसका कि नाम है द आर्टिस्ट। और इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो सीगा नोया है, जो कि एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और सीगा नोया का जन्म जो था वो 1883 में जो है वो हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके बायोग्राफी के बारे में यही कह सकते हैं कि सीगा नोया इज़ अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के ये एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी जापान के लघु कथा जो है वह लेखक थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल, यानी कि वो बड़े ही सेंसिटिवली यानी संवेदनशीलता के साथ जो है वो अपने लोगों के बारे में जो है वो लिखते थे एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति के बारे में लिखते थे। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, और द आर्टिस्ट जो है वो हमारे सामने जो है वो एक हुनरमंद जो है वो एक जापानी लड़के का जो है वह एक ऐसी दुनिया जो है वह हम लोगों के सामने जो है वह पेश करता है जिसका नाम था सेबी। इट शोज़ हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स, और यह दिखाता है कि कैसे जो है वह हमारी जो वयस्क लोगों की दुनिया है, यानी जो वयस्क लोग हैं, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स की तरफ इशारा है कि कैसे जो है न केवल पेरेंट्स बल्कि टीचर्स और भी जो समाज के वर्ग के लोग हैं जो कि वयस्क हैं, वो कैसे जो है वो ऐसे हुनर को जो है, यानी बच्चों के ऐसे हुनर को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं समाज में। इसके ऊपर जो है यह स्टोरी है, यह शॉर्ट स्टोरी है। तो आइए हम लोग जो है वो स्टोरी की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। The artist. Sebi's parents knew that he often went out to buy himself gourds, यानी सेबी जो है उसके माता पिता हमेशा ये जानते थे कि सेबी जो है वह अक्सर जो है वो कद्दू खरीदने के लिए जो है, गॉर्ड्स कहते हैं कद्दू को, ठीक है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तुम्बा भी कहते हैं और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कदीमा भी कहते हैं या कोहड़ा भी कहते हैं। तो सेबी के जो माता पिता थे उनको पता था कि वो अक्सर जो है वह कद्दुओं की खोज में जो है वह बाहर निकलता था। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, और वह उसको कुछ सेन में ख़रीद कर लाता था। सेन जो है वह जापान की करेंसी का एक छोटा जो है वो कह सकते हैं यूनिट को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा दो यूनिट हैं, मतलब करेंसी के। रुपया जो है वो बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि यूनिट है और पैसा जो है वो छोटा यूनिट है। ठीक उसी प्रकार जापान में भी येन और सेन जो है वो जापान की मुद्रा आप सभी जानते हैं कि येन है, लेकिन सेन जो है उसी की छोटी जो है वो इकाई है। तो ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, यानी कि कुछ पैसों में वह उसे ख़रीद करके लाता था। एंड सुन हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और उसके पास जो है वह एक बड़ा सा संग्रह हो गया कद्दुओं का जल्द ही, ठीक है। व्हेन ही केम होम, जब वह घर लौट करके आता था, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉर्ड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। जब वह लौट करके जो है वह घर आता था तो सबसे पहले वो क्या करता था कि वह उस कद्दू में जो है वह एक साफ़ सुथरा जो है वह छेद करता था किसी औजार की मदद से, चाकुओं की मदद से। बोर का अर्थ होता है छेद करना, भेदना।
नीट होल यानी साफ सुथरा छेद करता था इन द टॉप ऑफ द गॉड यानी कद्दू के ऊपरी सिरे पर, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स और उससे सारे बीज को बाहर निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। और अगला जो वो प्रक्रिया वो कद्दू के साथ वो करता था, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट वो करता था वो था कि वो टी लीव्स यानी चाय पत्तियाँ जो है वो उसके ऊपर मलता था, टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल यानी कद्दू का जो एक ख़ास स्मेल होता है जिसको कि वो पसंद नहीं करता था, इसीलिए अनप्लीजेंट कहा गया है। तो उस अनप्लीजेंट गॉड स्मेल को वह दूर करने के लिए, गेट रीड ऑफ ये फ्रेज है जिसका अर्थ होता है छुटकारा पाना। तो नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल यानी वो चाय की पत्तियां उस पर मलता था ताकि उसकी जो गंध है वो ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। ही देन फेच्ड द सेक which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। और उसके बाद वह जाकर क्या करता था, वो सेक लेकर आता था। सेक एक प्रकार का जापानी ड्रिंक होता है, ठीक है, जैसे हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं उसी तरह का जो है वह एक ड्रिंक जो है वह जापानी लोग पीते हैं जिसको कि सेक कहते हैं। विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स, ड्रैग्स कहा जाता है वो कप या ग्लास में कुछ भी अगर हम लोग पीते हैं तो वो जो नीचे में थोड़ा सा उस मतलब जो रिमेनिंग कह सकते हैं पार्ट होता है या फिर जो नीचे कुछ बच जाता है उसी को ड्रैग्स कहते हैं। तो उस कप में जो उसके पिताजी सेक पिया करते थे और वो थोड़ा सा सेक जो है वह उस कप की पेंदी में बचा हुआ रह जाता था, उसे वह जमा करता था और उससे वो उस कद्दू की ऊपरी सतह को पॉलिश करता था, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही ध्यान से, केयरफुली पॉलिश द सरफेस। जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कहा गया है सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स यानी काफ़ी जुनूनी तरीके से वह कद्दुओं में रुचि रखता था, यानी यूँ कहे कि कद्दू के पीछे वो पागल था। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, स्ट्रॉल का अर्थ होता है चहलकदमी करना, टहलना, वॉक कह सकते हैं। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, बीच कहा गया है समुद्र के किनारे को। तो समुद्र का जो कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया होता है उसी को बीच कहते हैं, तटीय इलाका। तो वह समुद्र के किनारे जो है वह टहल रहा था जब एक दिन, एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और उसका जो पसंदीदा विषय था उसमें वह तल्लीन था। एब्जॉर्ब्ड का अर्थ होता है खोया हुआ रहना, यानी कि उसमें मगन रहना। तो वह खोया हुआ था अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, और उसका फेवरेट सब्जेक्ट जानते ही हैं कि वो कद्दू है। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट। स्टार्टल्ड का अर्थ है सरप्राइज, यानी भौचक्का हो जाना, ठीक है। एस्टॉनिश्ड यानी कि वह चौंक गया। बाय एन अनयूजुअल साइट यानी कहने का मतलब एक अनयूजुअल साइट देख करके, यानी कहने का मतलब एक असामान्य, एक असाधारण दृश्य देख करके। ही काउट अ ग्लिम्स ऑफ द बेल्ट, उसे जो है वह एक गंजे सिर की जो है वह झलक दिखाई पड़ी, यानी एक टकले की झलक जो है वो दिखाई पड़ी। बेल्ट कहते हैं गंजे या टकले को, ठीक है। एलंगेटेड हेड, और उसका सिर जो था वो लंबा सा था। ऑफ एन ओल्ड मैन, और वह एक वृद्ध व्यक्ति का वो लंबा सा सिर था। हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, जो कि बीच के किनारे एक झोपड़े से निकल कर के तेज़ी से बाहर जा रहा था। हरिंग आउट का अर्थ है तेज़ी से बाहर निकलना, यानी काफ़ी हड़बड़ाहट में, काफ़ी जल्दबाजी में। हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, बाय द बीच का अर्थ है यहाँ पर बीच के किनारे, यानी कहने का मतलब है
समुद्र के तट के किनारे जो एक झोपड़ी थी उससे वह वृद्ध व्यक्ति निकलकर जा रहा था, जिसे देखते ही सेबी के मुंह से जो है वह अनायास जो है वह निकला, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, यानी क्या शानदार कद्दू है। थाउट सेबी, सेबी को लगा, सेबी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, और चूँकि वह तेज़ी में निकल रहा था उस झोपड़े से, तो जल्द ही जो है वो नज़रों से ओझल हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, फ्रॉम साइट यानी नज़रों से वो ओझल हो गया। वैगिंग हिज बेल्ड पाइन पेट, यानी अपने गंजे नंगे सिर को जो है वो वैगिंग यानी कहने का मतलब है दाएं बाएं जो है वह हिलाते हुए। वैग का अर्थ होता है हिलाना डुलाना, जैसे कुत्ता अपनी दुम हिलाता है तो वैग ही कहा जाता है। तो वैगिंग हिज बेल्ड पाइन पेट, यानी अपने गंजे सिर को दाएं बाएं जो है वह हिलाता हुआ वह नज़रों से ओझल हो गया। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, और तभी जो है वह सेबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हैं ओनली देन के बाद डिड सेबी रियलाइज़ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सपोज कर रहे होंगे कि सेबी रियलाइज्ड क्यों नहीं लिखा हुआ है। डिड सेबी रियलाइज़, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा जो है वो एक्सप्रेशन है, तो ये दरअसल इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इन्वर्जन है, और ये इस एडवर्ब के चलते, ओनली देन के चलते जो है वो ऐसा हुआ है। जब ओनली से वाक्य की शुरुआत होती है तो वाक्य को जो है वो इन्वर्जन में लिखा जाता है, इंटेरोगेटिव मेथड से लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिड सेबी रियलाइज़ लिखा हुआ है। तभी सेबी को एहसास हुआ हिज मिस्टेक, यानी उसकी गलती, एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और उसको अपने आप पर काफ़ी हंसी आ रही थी और वह खड़ा होकर खुद पर हंस रहा था। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और वह पूरे रास्ते जो है, अपने घर के रास्ते जो है, वह उसकी हंसी नहीं रुकी, वह हंसते हंसते अपने घर पहुंचा। थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है, व्हेन एवर ही पास्ड अ ग्रोसरी, ग्रोसरी कहते हैं फल या सब्जी के दुकान को। व्हेन एवर ही पास्ड अ ग्रोसरी, क्यूरियो शॉप कहते हैं एक ऐसे जो है वो दुकान को जिसमें कि सजावटी चीज़ें जो है वो और पुरानी चीज़ें जो है वो ओल्ड फैशन चीज़ें जो है वो मिलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसी दुकानें हमने देखी हैं जिसमें पुरानी मूर्तियाँ, पुराने बंदूक, पुरानी तलवारें, ऐसे जो है वो मतलब दुर्लभ चीज़ें जो है वो रखी जाती है, एंटिक पीसेस जिसको कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्यूरियो शॉप। सजावटी चीज़ें जो है वो घर को डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ें हम ख़रीद कर लाते हैं वो क्यूरियो शॉप से ही लाते हैं। कन्फेक्शनर्स यानी हलवाई की दुकान पर जब भी वह जाता, और इनफैक्ट एनी प्लेस, या फिर दरअसल वो किसी भी स्थान पर से गुजरता था, दैट सोल्ड गॉड्स, जहाँ पर कि कद्दू बिकते थे, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वो लगातार कई मिनट तक वहाँ रुक जाता। हिज आइज़ ग्लूड टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, और उसकी आंखें जो है वो चिपक जाती थी उन खिड़कियों से, और वो निहारता रहता था फलों को, यानी उसका मुआयना करता रहता था, मूल्यांकन करता रहता था। जो फोर्थ पैराग्राफ है वो कहता है कि सेबी वॉज 12 ईयर ओल्ड, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी उम्र के बारे में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अक्सर पूछे जाते हैं कि सेबी कितने साल का था, तो सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कहने का मतलब वह 12 साल का था, एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, लेकिन अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास यानी कक्षा समाप्त होने के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, यानी कि अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय,
ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वो प्रायः जो है वो मिल जाता था कहाँ पर, तो मार्केट में यानी कि शहर में जो है वो कद्दू की खोज में बौखता रहता था। वो वॉन्डर अबाउट का अर्थ होता है भटकना, बौखना। तो अन्य बच्चों की तरह जो है वह खेलने के बजाय जो है कक्षा समाप्त होने के बाद वह निकल जाता था बाजार कद्दुओं की खोज में। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और तब वह शाम में क्या करता था, सिट क्रॉस लेग्ड, यानी कहने का मतलब है पलथी मारकर बैठ जाता था। क्रॉस लेग्ड कहते हैं पलथी मारकर बैठना। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, यानी अपने लिविंग रूम के एक कोने में पलथी मारकर बैठ जाता था। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जो नया वो फल लेकर आया करता था उसके साथ वो ट्रीटमेंट करने पर, उसके साथ वर्क करने पर वह बैठ जाता था, यानी फिर से वही उसमें छेद करना, टी लीव्स अप्लाई करना, ठीक, इत्यादि। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, और जब उसके साथ उसका सारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता था, ही पोर्ड इन अ लिटिल सेक, अंदर में वो थोड़ा सा सेक जो है वह डालता था। इंसर्टेड अ कॉक स्टॉपर, और उसमें कॉक स्टॉपर जो है वह डालता था। कॉक स्टॉपर कहते हैं वो पहले बोतल वगैरह में जो है वह ढक्कन के बजाय जो है वह कॉक स्टॉपर का यूज़ होता था, ठीक है। तो उसको जो है उस छेद पर जो है वह लगाकर जो है वो उसे बंद कर देता था, उसके छेद को। विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, जिस कॉक स्टॉपर को वह खुद से जो है वह तैयार करता था। फैशनड का अर्थ है उसको तैयार करना। रैप्ड इट इन अ टॉवेल, और उसको एक तौलिए में लपेटता था। रैप का अर्थ होता है लपेटना, तो उसको तौलिए में लपेट देता था। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और इस हेतु वह खास तौर से जो है वह एक टीन रखता था, उस टीन में उसे डाल देता था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर। चारकोल फुट वार्मर ये पाँव जो है वह को सेकने या गर्म करने के लिए जो है वह एक प्रकार की अंगीठी हुआ करती है ना, जो ठंडे प्रदेशों में अक्सर जो है वह लोग यूज़ करते हैं। तो चारकोल कहते हैं उस लकड़ी के जले जो है वह पार्ट को, जो कोयले जैसा दिखता है। चारकोल आप लोग पढ़े भी होंगे। तो उस चारकोल फुट वार्मर यानी कोयले, लकड़ी के कोयले से जो है जलने वाले फुट वार्मर पर उसे रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, और तब वह सोने के लिए चला जाता था। जो फिफ्थ जो है वह पैराग्राफ है वो कहता है, एज सुन एज ही वोक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वह अगली सुबह जगता था, ही वुड ओपन द टीन, पहले जा करके वह टीन खोलता था। एंड एग्जामिन द गॉड, और कद्दू किस हाल में है, यानी कद्दू कैसा हुआ रात भर के ट्रीटमेंट से, पहले वो जा करके वो देखता था। इन वुड बी थ्रोली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के ट्रीटमेंट से वो जो फुट वार्मर पर अंगीठी पर रखा हुआ रहता था, जिससे कद्दू का स्किन जो है यानी ऊपरी जो परत है, वुड बी थ्रोली डैम्प, यानी पूरी तरह से वो डैम्प हो जाता था, यानी कि वो गीला हो जाता था, नम हो जाता था। डैम्प कहते हैं नम हो जाना, यानी कि मॉइस्चर उसमें आ जाती थी। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के ट्रीटमेंट से। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, और वो कद्दू उसके लिए मानो किसी खजाने से कम नहीं था, और उसको बड़े ही प्यार से वह निहारता रहता था। बिफोर टाइंग a string round the middle and hanging it in the sun to dry, यानी उसके बीचों बीच जो है वह धागा बांध करके उसे जो है वह धूप में वो हैंग कर देता था, यानी टांग देता था सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद जो है वह स्कूल के लिए वो निकलता था। यानी कितने मतलब कह सकते हैं कि केयरफुली जो है ये सारी एक्टिविटीज़ वो कद्दुओं के साथ करता था। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन, तो वो हार्बर टाउन था, यानी बंदरगाह वाला शहर था। हार्बर कहते हैं
उस स्थान को जहाँ पर कि शिप आकर के जो है वह रुकते हैं या फिर जहाँ से खुलते हैं। जैसे एयरपोर्ट होता है, ठीक उसी प्रकार पानी वाले जहाज के लिए जो है हार्बर होता है। तो वो एक हार्बर टाउन में रहता था, यानी एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि यह एक आधिकारिक रूप से शहर था यानी सिटी था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स का अर्थ हो गया 20 मिनट के भीतर, ठीक है। यानी हालांकि कहने को तो वह सिटी था, लेकिन वो इतना छोटा था कि कोई भी 20 मिनट में उस शहर के इस सिरे से उस सिरे तक यानी कि उसको नाप सकता था। इतना छोटा वो हार्बर टाउन था, यानी बंदरगाह था। सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स। और सेबी जो है वह हर हमेशा जो है वह वॉन्डरिंग, यानी कहने का मतलब है वो बौखता रहता था, घूमता रहता था उस शहर के गली मोहल्ले से। एंड हैड सुन कम टू नो का अर्थ होता है पता चलना। एंड हैड सुन कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, और हर उस जगह को वह जानने लगा जल्द ही जहाँ जहाँ कद्दू बिकता था। एंड टू रिकग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और बाज़ार में जितने भी कद्दू आते थे वो हर एक के किस्म को पहचान लेता था, यानी उसकी पहचान उसे हो गई थी। He did not care much about the old gnarled, peculiarly formed gourds. यहाँ ये जो वर्ड है GNARLED, इसको gnarled पढ़ेंगे, यानी कि जी जो है वो यहाँ साइलेंट है, जिसका अर्थ होता है मतलब गांठ वाला, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी पुराना, यानी जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में जो है वह कहते हैं कि मतलब बूढ़ा हो गया, यानी कि जुआया हुआ जिसको कहते हैं, यानी जो सॉफ्ट ना हो, जो डेलिकेट ना हो। यानी कोई फल जो है लंबे समय तक, खास करके कद्दू वगैरह अगर छोड़ दिया जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहता है, उसके ऊपर का जो आवरण होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो उसी को gnarled कहा गया है। पेकुलरली फॉर्म्ड गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, जो कलेक्टर्स संग्राहक होते हैं, यानी कि ऐसे अजीबोगरीब जो है वो फलों को का जो संग्रह करते हैं, उनके द्वारा जो है वह ज़्यादातर जो है वह ऐसे ही फलों की डिमांड होती है। लेकिन वो इन सब बातों की परवाह जो है वह सेबी नहीं करता था। The type that appealed to Sebi was even and symmetrical, यानी जो टाइप, जो प्रकार कद्दू का उसे सबसे ज़्यादा जचता या फवता था, जो पसंद आता था, वो था जो कि इवन होता था, यानी कि बिल्कुल सपाट होता था, यानी कि सुडौल होता था, या सिमेट्रिकल होता था, सममित आकार का। अब जो 8वां पैराग्राफ है वो देखिए। दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। उसके पिता के एक दोस्त ने जो है वह उसे कहा, यानी उसके पिता के एक दोस्त जो है, यानी दोस्तों में से एक ने उससे कहा, द यंगस्टर ऑफ योर्स, यानी तुम जैसे जो युवक हैं, यानी कि यंगस्टर हैं, ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, यानी साधारण दिखने वाले कद्दुओं को ही पसंद करते हैं, ऐसा लगता है। हु हैड कम टू कॉल, जो कि उसके पिता से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था, उसने सेबी से कहा। ही पॉइंटेड एट द बॉय हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गोर्ड, यानी कि बिल्कुल एक सीधा साधा जो है वह कद्दू था, जिसको कि वह कोने में बैठ करके पॉलिश करने में व्यस्त था। उसकी ओर इशारा करते हुए उसके पिता के दोस्तों में से एक ने कहा। ठीक है, ये टर्म आप लोगों को मैंने पढ़ाया है नाउन एंड केस में, अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, यानी
उसके दोस्तों में से, उसके पिता के दोस्तों में से एक, ठीक है। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, यानी फैंसी यहाँ पर कहा गया है सनकीपन को। फैंसी अ लैड यानी सनकी लड़का है। स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, यानी अपना सारा समय बिताता रहता है कद्दुओं के साथ। सेड हिज फादर, उसके पिता ने इस पर कहा। गिविंग सेबी अ डिस्गस्टेड लुक, यानी घृणास्पद नज़रों से सेबी को देखते हुए उसके पिता ने अपने मित्र से कहा कि सनकी किस्म का लड़का है, सारा दिन कद्दुओं में लगा रहता है। सी हियर सेबी माई लैड, यहाँ देखो मेरे बच्चे सेबी। देयर इज़ नो यूज़, नो यूज़ नो गुड आप लोगों को बतलाया है, और उसके बाद यह भी बतलाया कि वर्ब का चौथा फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ देख सकते हैं देयर इज़ नो यूज़ जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, यानी इन चीज़ों के, है ना, ढेर सारे जो है वह संग्रह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट दैट क्वांटिटी काउंट्स, यानी क्वांटिटी यानी कितने तुम्हारे पास हैं ये मायने नहीं रखता है। काउंट्स का अर्थ होता है यहाँ पर मायने रखना। यू नो, तुम्हें पता है कि मतलब क्वांटिटी जो है यानी तुम्हारे पास कितने कद्दू हैं ये मायने नहीं रखता है। व्हाट यू वांट टू डू इज़ टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, यानी जो तुम्हें करने की आवश्यकता है, जो तुम्हें करना चाहिए वो ये है कि एक दो जो है वह ऐसे विचित्र दिखने वाले, अजीब दिखने वाले जो है वह, यूनिक दिखने वाले जो है वह कद्दू जो है वह जमा करने चाहिए। ठीक है, इस पर सेबी का जवाब है आई प्रिफर दिस काइंड, मुझे यही अच्छा लगता है। सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। यानी वो जो सलाह देने की कोशिश थी उसके पिता के दोस्त की, उसके बात को उसने वहीं पर सस्पेंड कर दिया, यानी उसकी बातों को वहीं काट दिया कि मुझे यही पसंद है। ठीक है। सेबीज़ फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, उसके बाद उसके पिता और दोस्त जो है वो कद्दुओं के बारे में ही बातें करने लगे, और उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान वो कहते हैं रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, यानी वो याद है वो लास्ट स्प्रिंग यानी पिछले बसंत जो है वो एग्रीकल्चरल शो यानी कृषि मेले में वो जो बेकिंग गॉड जो है वो वे लोग लेकर आए थे। सेड हिज फादर, यानी उसके पिता ने कहा इट वॉज अ रियल ब्यूटी वॉजंट इट, यानी सचमुच में सुंदर था ना। तो इस पर जो है वो उसके पिता के दोस्त का जवाब है येस आई रिमेंबर। दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वो बड़ा सा लंबा वाला कद्दू। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों जो है वो कद्दुओं के बारे में बातचीत करते हैं, और आगे की स्टोरी जो है वो अब अगले जो है वो वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। आज 14वें पैराग्राफ पर जो है वो स्टोरी को जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की ये स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें कह सकते हैं कि ह्यूमर भी है इस स्टोरी में। तो कल जो है वो इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर के आप लोगों के बीच पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।